वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम लोग अभी हैं इस्तांबुल में, टर्की में। तो हमारी कोशिश होगी कि आज एक दिन में हमको जितने एक्टिविटीज़ करना है, हम लोग सोच रहे हैं कि उतना करें और एक ही वीडियो में हम लोग एडिट करके पोस्ट करने का सोचा है। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं दोस्तों कि आप लोग है ना टर्की के नाम से ही है ना जानते हैं इस कंट्री को, राइट? सो 2022 में मेरे ख्याल से इसका नाम चेंज हो गया था तुर्किया। एक्चुअली ये कंट्री का नाम है तुर्किया, टर्की नहीं है, तुर्किया है। क्योंकि इन लोगों को लगता है हमेशा टर्की लोग बोलते हैं तो टर्की बर्ड से रिलेटेड हो जाता है। तो ऑफिशियली इन्होंने इस कंट्री का नेम ही चेंज कर दिया एज तुर्किया। तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे तुर्किया में टोटल 9 आइलैंड्स है। उसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है ब्यूकेदा, तो वहीं हम लोग विज़िट करने जाने वाले हैं और उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं दोस्तों। तो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। तो इसके पहले हम लोग इस बोट का टूर ले लेते हैं। खाने पीने के लिए कॉफ़ी, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। ये देखो चिप्स वगैरह, पूरा एक कैंटीन अंदर भरा हुआ है। फिर आप बाहर आओगे, बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है आपको पानी के इस अतराफ में। तो हम लोग रुके थे होटल में, एक बड़े फेमस शेफ़ हैं, उनका नाम है बुराक। जैसे कि आप जानते हो वो एकदम टिकटॉक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब में सब कुछ फेमस है। काफ़ी जगह है दोस्तों यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए। ऐसे सेम ऊपर भी आपको अच्छे से अच्छा खासा नज़ारा मिल जाएगा। देखो कितना अच्छा समंदर, पानी कैसे दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं ब्यूकेदा आइलैंड। ब्यूकेदा का मतलब है टर्किश लैंग्वेज में सबसे बड़ा आइलैंड, यानी कि बिग आइलैंड। ब्यूकेदा का मतलब है बिग बिग आइलैंड। तुर्किया लैंग्वेज में इसको है ना प्रिंसेस आइलैंड भी कहा जाता है। ब्यूकेदा का इतिहास काफ़ी पुराना है दोस्तों। इस जगह पर पहले ग्रीक, रोमन और बाद में बिज़ेंटाइन का लोग भी यहाँ पे रह चुके हैं। यहाँ पर कुछ पुराने ग्रीक और बिज़ेंटाइन महल भी है जो अभी भी आप लोग देख सकते हैं इस आइलैंड के अंदर। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों यहाँ पे यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे ना आपको कार, बसेस, ट्रैम कुछ भी नहीं मिलेगा। ये प्योरली इको फ्रेंडली आइलैंड बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर ये पूरा आइलैंड आपको है ना घूम के देखना पड़ेगा तो आपको या तो साइकिल लेना पड़ेगा या तो जैसे बैटरी ऑपरेटेड टैक्सीज मिल जाएंगे। तो वैसे वो चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी यहाँ पे। इट इज़ कम्प्लीटली क्या बोलते हैं, पोल्यूशन फ्री बोल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। पहले यहाँ पे घुड़ सवारी होती थी, यानी कि हॉर्स कैरियजेस जो होते हैं ना वो होता था।
तो यहाँ के जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं तो उन्होंने रोक लगा दी थी कि घुड़ सवारी नहीं होना चाहिए। और इतना 2001 में कुछ एक डिजीज़ आई थी जो हॉर्सेस के लिए आती है। एक ही रात में कम से कम 500 से ज़्यादा घोड़े जो थे उनको मार के दफना दिया था। देखो इधर पे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, चॉकलेट स्टॉल्स सब। ये देखो जैसे वो जा रहा है ना टैक्सी से, वैसे छोटे छोटे मिलेंगे आपको। तो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे ऊँट सवारी जो है यहाँ पे क्यों नहीं है। तो हमने आसपास में पूछा था कि क्या हुआ है असल में कि यहाँ पे घोड़ सवारी क्यों नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया था कि यही रीज़न है कि घोड़ों पे अत्याचार होता था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो उनको खाना पानी ये सब बहुत कम देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे रोक लगा दिया। तो वो ये एक्सट्रीम एंड तक हम लोग जा रहे हैं। या तो ये आइलैंड आपको है ना चल के जाना पड़ेगा कम से कम ये पूरा। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा फेमस हिल भी है। पूरा सी व्यू देख सकते हैं, नज़ारा बहुत अच्छा नज़ारा होता है बोला है। चलो हो सके तो ऊपर भी चल के देखते हैं। लेकिन ये देखो ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो इतनी लंबी वॉक पोर्ट से यहाँ तक आने में इतनी लंबी वॉक करके थक गए हम लोग। ट्राई करने के लिए रुके थे कि गाड़ी में कुछ ऑप्शन मिल जाए ऊपर जाने के लिए या पूरा माउंटेन तक पहुँच के ऊपर फिर वापस आके देखने के लिए। लेकिन ऑलमोस्ट 40 मिनट्स वेट करा दिया है लोग ने। बहुत लंबी क्यू थी हमको और वो क्यू की वजह से हमको वेट करना पड़ा। और ये लोग प्रेफरेंस इधर के लोकल्स जो इधर स्टे कर रहे हैं, जिनके घर हैं यहाँ पे, जो बहुत सालों से यहाँ बसे हुए हैं, उनको पहला प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप क्यू में खड़े हैं एज ए फॉरेनर और उसके बीच में लोकल आ रहा है तो वो लोग आके स्किप करके लाइन हमारे इसमें उन लोग को जगह मिल रही थी। वो लोग को प्रेफरेंस देना पड़ता है क्योंकि इधर गाड़ी वगैरह अलाउ नहीं है, तो बैटरी कार यूज़ करना पड़ता है उनको भी। उन लोग के खुद के भी बैटरी कार्स हैं यहाँ पे, मतलब छोटे वाले, लेकिन फिर भी वो लोग इसमें प्रेफर करते हैं। इसकी टिकट ज़्यादा नहीं है, बस वो उन लोग के लिए तो शायद पास बनाया है। हमारे लिए 40 लिरा 50 लिरा उस हिसाब से चलता है। बोर्डिंग पॉइंट तो आपने वीडियो के शुरू में देखा था ना, उस जगह का नाम है एक्चुअली एमिनोनू फेरी टर्मिनल करके, वो इस्तांबुल के साइड में है। फिर हम लोग जिधर पहुंचे उस जगह का नाम है आदलार ब्यूकादा। आदलार मतलब ये लोग इनके ज़बान में पोर्ट को बोलते हैं शायद। ये जो प्रिंसेस आइलैंड्स हैं ये ऑलमोस्ट बहुत सारे आइलैंड्स हैं इधर, 8 से 9 आइलैंड कुछ हैं, लेकिन जो 3 बड़े आइलैंड है ना वही इधर फेमस हैं। लोग उधर ही आते हैं ज़्यादा। एक तो बुर्गाज़ादा और मेरे ख्याल से दूसरा हैबिलियादा और तीसरा ये जो हम लोग आए हैं ब्यूकादा। यही इधर का सबसे बड़ा आइलैंड। और इधर हमको होटल रूम में भी बताया था कि ये बहुत फेमस है और बहुत अच्छा भी है, लेकिन गर्मी आती जाती है पता नहीं। हमने सोचा आइलैंड है और माउंटेनियस एरिया है, हिली एरिया है तो ठंडा रहेगा, उस हिसाब से हमने हुडी वगैरह का भी इंतज़ाम करके आया। बट इधर तो कुछ गर्मी है, पता नहीं। थोड़े शावर्स भी दिखा रहे हैं थोड़ी देर के बाद, देखते हैं। लेकिन फेरी टर्मिनल से जो टर्की के इधर हम लोग आने के लिए 2 आवर्स लगते हैं।
और फिर वापसी भी हम लोग को जाने में 2 आवर्स लगेंगे, और अंदर कितना टाइम लगेगा घूमने में वो देखते हैं। एमिनोनू से एवरी 1 आवर पे फेरी निकलती है, मतलब 9 बजे स्टार्ट होती है, 9, 10, 11, 12 और लास्ट फेरी 3 बजे तक है। और उसी हिसाब से वो जो फेरी आती है 5-10 मिनट रुक के वापस भी जाती है वही फेरी। तो लास्ट फेरी आइलैंड से अगर आपको वापस जाना है तो 3:30 या 4 o'clock में आके पोर्ट पे रुक जाइए। तो वो मिस हो गया तो फिर आपको अलग ही स्पीड बोट हायर करनी पड़ेगी, उसके लिए तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना। वरना फिर इधर होटल्स भी सहूलतें हैं, बनाया हुआ है लोग ने अगर स्टे करने के लिए, क्योंकि हमारा स्टे तो इस्तांबुल में है। आपको वीडियो के साइड में हम लोग डाल देंगे, स्टार्टिंग में या अभी इस साइड में, तो आप देख लो। तो एक टर्किश रेस्टोरेंट में लंच करने बैठ गए हम लोग। इन लोग के जो ग्रिल कबाब वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं वो। देखते हैं, अभी ऑर्डर किया है, सब लोग भी वेट कर रहे हैं, जैसे आएगा फिर बताता हूँ खा के। तो वेजिटेरियन और वीगन सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, प्लीज़ एक्सक्यूज अस। देखने में तो लाविश दिख रहा है। चलो, लंच तो बहुत ही अच्छा था। हम लोग ने खाया, पूरा भी फिनिश नहीं कर पाए हम लोग, थोड़ा बहुत पैक भी कर लिए। सोचा रूम में जाके अगर कुछ माइक्रोवेव ओवन की फैसिलिटी मिलेगी तो फिर उसको हॉट मतलब गर्म करके भी खाएंगे शाम में। अभी हम लोग वापस थोड़ा टहल के पोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है। इधर शॉपिंग एरिया भी लग रहा है हमको। एक दिन का स्टे है यहाँ इस्तांबुल में। जैसे आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि कोशिश करके जितने भी जगह दिखा सकते हैं एक ही दिन में, जितना भी हम लोग कवर कर सकते हैं वो सारा इसी वीडियो में हम लोग एडिट करके आप लोग को दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा जगह। और इसके बारे में कुछ भी सवाल आया आपको, पोर्ट तक कैसे पहुंचना है, वहाँ से कैसे लेना है, ट्राम फैसिलिटी, वो सब चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कमेंट्स में। हम लोग वो भी शेयर करेंगे। आपको कितने चार्जेस, मतलब टैरिफ क्या है, लिरा का एक्सचेंज रेट क्या है, या फिर इधर जो है ना यूरो भी चलता है, उसका वो लोग कैसे लिरा में कन्वर्ट करके लेते हैं शॉप्स में, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन हम लोग देते आएंगे। वैसे यहाँ की ट्राम फैसिलिटी भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। एक्चुअली आपके जानकारी के लिए बता दूं मैं, इस्तांबुल जो है ना दो साइड में डिवाइड हुआ है, एक यूरोपियन साइड और एक एशियन साइड। यूरोपियन साइड में ऑफकोर्स लिरा भी चलता है यहाँ की करेंसी, बट ज़्यादातर यूरो भी वहाँ चलता है। और जो मेन मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे हागिया सोफिया हो गया, और फिर आपको ब्लू मॉस्क हो गया, वो सब जो है ना यूरोपियन साइड में है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बाद वहाँ जाएं, आपको दिखाते हैं। और एशियन साइड अभी जो फेरी टर्मिनल सब लिए ना, ये बॉस्फोरस जो ये है ना उसके इस साइड में है, ये एशियन साइड है। इधर आपको लिरा वो करेंसी चलेगी, वो बिल्कुल आप देखो। अभी हम लोग जब उधर जाएंगे ना आपको पता चल जाएगा कि उसका क्या डिफरेंस है करके। तो आइलैंड में आते वक्त हम लोग नीचे बैठ के आए थे ग्राउंड फ्लोर में इनके शिप में, तो अभी ऊपर का दिखाने के लिए आपको आए हैं। चलो उधर जाके देखते हैं, इधर फोटो शूट चल रहा है। तो ये ऊपर का नज़ारा है, सिमिलर ही है, या थोड़ा अच्छा ब्रीज आ रहा है, मतलब हवा अच्छी चल रही है। तो अभी हम हमारे होटल के पास पहुंच गए। यही एरिया है दोस्तों जिसे टक्सिम स्क्वायर से नाम से जानते हैं आप लोग। पहले भी आप लोग न्यूज़ में वगैरह देखे होंगे या सुने होंगे कि कभी कभार जो इधर प्रोटेस्ट चलता है वो सब इसी एरिया में चलता है, टक्सिम स्क्वायर। कुछ साल पहले भी हम लोग टर्की आए थे, लेकिन ये एरिया पूरा बंद था उस टाइम, कुछ प्रोटेस्ट की वजह से हम लोग इस साइड में नहीं आ पाए हम लोग।
ये ये जो बोलते हैं ना कि मेन हैपनिंग प्लेस बोल के, वो टक्सिम स्क्वायर है। तो यहीं से सब चीज़ मतलब मेट्रो का, ट्रेन का, बसेस का कनेक्शन मिल जाएगा आपको शहर में तरह तरह के जगह विज़िट करने के लिए। तो जो होटल हम लोग स्टे कर रहे हैं बुराक का, वो ये इसी एरिया में है पीछे। तो यहाँ से वॉक करके अभी हम लोग टक्सिम स्क्वायर देखेंगे आगे, और वहाँ से फिर हम लोग बस या ट्राम लेके दूसरा जो टूरिस्ट स्पॉट है वो दिखाएंगे, देखने के लिए जाएंगे। इनफैक्ट आपको भी दिखाएंगे। वैसे ये भी एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब आप लेजर डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। रेस्टोरेंट्स हो गए, दुकानें, फिर होटल्स, ये सब के लिए ये मशहूर है। ये मॉडर्न इस्तांबुल का एक दिल कहते हैं इसको ना, हार्ट ऑफ मॉडर्न इस्तांबुल। मेट्रो नेटवर्क का जो मेन सेंट्रल स्टेशन है ना, वो भी यहीं पे है। एक रिपब्लिक मॉन्यूमेंट भी यहाँ है, तो आगे जाके देखता हूँ। पीछे छोटे छोटे जो स्टॉल्स आते हैं ना, शवरमा के, फलाफिल के, फिर सैंडविचेस के, कबाब के, जो ग्रिल सैंडविचेस के, वो बहुत सारे हैं उधर। अभी देखा तो है लेकिन टाइम नहीं है, शाम को आके फिर देखते हैं। यही स्क्वायर है दोस्तों वो। अभी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर के बारे में। यही वो रिपब्लिक मॉन्यूमेंट है दोस्तों, जिसे मेरे ख्याल से कम्यूरियात अनीति ऐसे कुछ कहते हैं, जो पेट्रो कैनोनिका ने बनाया था। 1928 में इनॉग्रेट हुआ था ये। तो ट्राम नेटवर्क के सपोर्ट लेकर हम लोग अभी पहुंचे हैं ब्लू मॉस्क, जिसे आप लोग सुल्तान अहमद मॉस्क के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ पे बहुत ही फेमस है। आप लोग तो ये जानते होंगे ना कि इस्तांबुल का पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था, वो अभी इस्तांबुल में चेंज हो गया। अभी यानी जब ओटोमन एरा आया था उस टाइम में चेंज हुआ। कि जब रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटिन जब मूव करके आए थे इधर, तब उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल रखा था इसका नाम। बाद में ऑब्वियसली ओटोमन एरा में इसको वापस लोग चेंज करके इस्तांबुल रख दिए थे। खैर वो तो बहुत लंबी हिस्ट्री है। ये मॉस्क के कुछ डिटेल मैं बता सकता हूँ। जैसे 1609 और 1617 के दरमियान अहमद द वन है ना, उनके हुकूमत में बनाए थे। ये एक अच्छी एक मस्जिद बनाए लोग ने। तो वो एक्चुअली आप बता सकते हैं कि ऑटोमन आर्किटेक्चर है ना, उसका एक आज जीता जागता एक बड़ा मॉन्यूमेंट है। यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ये। इधर जो ऑटोमन लेआउट में जो बनाया है ना, ये सेंट्रल डोम है ना, इसके साथ ही वो प्रेयर हॉल बनाया है लोग ने, जिसके 4 सेमी डोम्स अलग हैं। साइड में इसके 4 सेमी डोम्स बनाए हैं। एक बड़ा कोर्टयार्ड है ना इधर, जिसके 6 मीनारेट्स के अतराफ ये घिरा हुआ है। ये मस्जिद के अंदर है ना दोस्तों, हज़ारों टाइप के टाइल्स से लोग सजाए हैं अंदर। जो मेन मॉन्यूमेंट है ना, उसके साइड में बहुत सारे टाइल्स भी यूज़ किए हैं, जो फ्लोरल डिज़ाइंस बोलते हैं ना, उस टाइप का कारीगरी है ये सब। और ऐसा भी सुनने में आया था कि ये मस्जिद का सबसे बड़ा हिस्सा है ना, 21वीं सेंचुरी में रिस्टोर किया गया था। इनको जब पता चला था ना कि जो मेरे ख्याल से नॉर्थ वेस्ट का जो मीनारेट है ना, उसकी स्टेबिलिटी ठीक नहीं थी, तो वो सेफ्टी कंसर्न मतलब ख़तरा बन गया था। उस वजह से लोग ने इसको सब रिस्टोर करवाया था।
ऐसे ही आओ, यहाँ बैठो। जो प्रेयर हॉल का एरिया है ये 65 से 75 मीटर्स का है ठहरो अमान। पूरा। और वो जो सेंट्रल ड्रोम है ना, सेंट्रल डोम सॉरी, वो जो उसका डायमीटर है ना 25 मीटर का है। चलो अपना खाना खाते हैं। जैसे ब्लू मॉस्क के बाहर निकलेंगे बिल्कुल सामने जो आप देख सकते हैं ना, वो हागिया सोफिया है, उस तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पता नहीं अभी शाम होने वाली है तो टाइमिंग के हिसाब से ये लोग उसको क्लोज कर देंगे या फिर विजिटर्स के लिए स्टॉप कर देंगे, तो जल्दी वहाँ पहुँच के दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ वीज़ा के रिलेटेड। देखो, आप अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे टर्किश एम्बेसी हो गई, टर्किश कॉन्सुलेट हो गया, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या फिर दूसरे जगह भी। तो वो तो उनका प्रोसेस होता है, जैसे कहीं वीएफएस है, फिर कहीं डायरेक्ट एम्बेसी में जाके अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अभी ये लोग ने नया कुछ लाया है कुछ साल से, जिसके पास भी यूएस वीज़ा, वैलिड यूएस वीज़ा, या फिर यूरोप का जो शेंगन वीज़ा, या फिर यूके का वीज़ा, वैलिड वीज़ा अगर है तो आप लोग ऑनलाइन में ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी नेशनैलिटी के हो सकते हैं आप, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंकन, या और भी कोई भी एशियन कंट्री के या किसी और कंट्री के हो सकते हैं आप नेशनैलिटी। लेकिन आपके पास अगर ये तीन, जैसे यूएस का, शेंगन का या फिर यूके का वैलिड वीज़ा है तो लोग इनका ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ई वीज़ा का कॉस्ट 5000 रुपीज़ या 5500 रुपीज़ में आएगा वो। अगर आपके पास वो जो वीज़ा है यूएस, शेंगन या फिर यूके का, वो वैलिड है बट आपने कभी गया भी नहीं है वहाँ पे, यूएस में गए नहीं, कहीं भी एक बार भी विजिट भी नहीं किया, लेकिन आपके पास वीज़ा है वैलिड, इतना ही देखते हैं वो लोग। वो लोग आपसे नहीं पूछेंगे कि आप वहाँ गए थे क्या कभी बोल के। सिर्फ आपको क्या करना है, जब वो जो सिंपल सा फॉर्म है, फॉर्म के जो लास्ट में आपको वो जो वीज़ा का नंबर पूछते हैं जो वैलिड है, वो नंबर आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। करके पेमेंट पेज के बाद वो बोलते हैं कि 24 आवर्स 48 आवर्स, लेकिन आधे घंटे में वो ईमेल में आपको वीज़ा आ जाता है। वो प्रिंट आउट लेके जब आप एयरपोर्ट में पहुँचेंगे, ऑफकोर्स आपके जो डिपार्चर पॉइंट में तो वो कॉपी दिखाएंगे तो वो लोग आपको बोर्डिंग करने दे देंगे, बोर्डिंग पास मिल जाएगा। लेकिन आप जब इस्तांबुल एयरपोर्ट में पहुँचेंगे उस टाइम में आपका जो वो यूएस या शेंगन या यूके वीज़ा वो ओपन करके ये वीज़ा कॉपी के साथ वो नंबर वो लोग मैच करते हैं वहाँ पे, कि ऐसा नहीं कि हम लोग कोई पुराना एक्सपायर नंबर डाल दिए फिर नहीं तो वापस आपको डिपोर्ट कर देंगे वो लोग। तो वो नंबर वहाँ पे मैच करेंगे। हमारे साथ भी यही हुआ था, वो लोग ने वो नंबर मैच किया था जो हमने वीज़ा में लिखा और देखा कि उसमें वैलिडिटी है या नहीं। तो उसमें वैलिडिटी रहने की वजह से हम लोग को वो लोग ने एंट्री दे दिया। गूगल में ई वीज़ा करके आप टाइप करेंगे टर्की का, तो 2-3 साइट्स ओपन होंगे आपको। वो भी एक्चुअली उनसे लिंक होता है, उसमें भी वीज़ा इशू होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस है। वो लोग का $80 $90 है, जो पता है ना आपको, और ऑलमोस्ट 8500 9000 रुपीज़ हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जो टर्की का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इशू कराएंगे तो आपको 3500 या 4000 या उसी रेंज में आ जाएगा आपके एक्सचेंज रेट के हिसाब से। उनके कॉस्ट्यूम को लेके शायद वो बोल रहे हैं कि कुछ दुपट्टा वगैरह लेके फिर अंदर आना करके।
तो लकीली ये बंद नहीं हुआ है अभी हागिया सोफिया, विजिटर्स अलाउ कर रहे हैं लोग। आगे वाला जो गेट था वहाँ पहुँचे तो वहाँ से लोग ने उनके कुछ ज़बान में बोल के भेज दिया, हमको लगा बंद हो गया, लेकिन फिर हम इस वाले गेट में एंट्री लिए तो किसी ने कुछ रोका नहीं, अभी अंदर आ गए हम लोग। ये एक ज़माने में हागिया सोफिया क्रिश्चियन चर्च हुआ करती थी, ऑलमोस्ट लाइक 1500 साल पहले ना, 6th सेंचुरी। उस टाइम पे ना बिजेंटीन जो बादशाह थे जस्टिनियन, उनके दौरान इसको बनाया था, लोग चर्च बनाया था। फिर आने वाले अरसों में ये लोग फिर यहाँ पे जब इनकी हुकूमत आई थी ऑटोमन्स की, उस टाइम में इसको मस्जिद बनाया था। फिर बाद में फिर म्यूज़ियम बन गया था ये बहुत साल, फिर वापस अब मस्जिद बनाई गई है। तो शूज़ रख दिया है यहाँ पे। अच्छा, उस साइड में भी ये लोग ने शू रैक्स बना के रखा है, इस साइड में भी बना के रखा है। सिक्योरिटी भी है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी। तो ये हागिया सोफिया की भी एक अलग ही हिस्ट्री है दोस्तों। अभी आप ऊपर देखो कार्विंग्स वगैरह, जब वो क्रिश्चियनिटी की चर्च थी, बाद में म्यूज़ियम थी, तो उस कार्विंग सब अभी भी आप इधर देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये साइड में ये इस्लामिक रिलीजन का ये लोग ने, क्योंकि मॉस्क बनाया है इधर, तो वो भी ये लोग ने बना के इधर रखा हुआ है। जितने टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, जैसे क्रिश्चियन टूरिस्ट भी हैं और इस्लामिक टूरिस्ट भी हैं, तो मैं देख सकता हूँ कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और क्रिश्चियन टूरिस्ट इधर लोग प्रे भी कर रहे हैं। तो इधर कोई किसी को स्टॉप नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। सुबह से घूम घूम के थक गए हैं, एक जुनून के साथ घूम रहे थे कि आप लोग को जितना हो सकते उतना कवर करके आपको एक ही वीडियो में दिखाएंगे। कल सुबह फ्लाइट है, अभी जाके थोड़ा आराम करते हैं होटल में। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी इस्तांबुल एयरपोर्ट वापसी के लिए। तो मिलते हैं एक नए कंट्री में और एक नए अंदाज में। टेक केयर।